जाते जाते अचानक से किसी अनजाने राह पे चलते हुए किसी आदमी को बोल के देखो बेटा, कुछ गाली दे के देखो, वो रिएक्शन देगा, तो वो तो प्यार से तेरे साथ बात नहीं करेगा, गांधी जी थोड़ी है, बराबर है ना। तुम जबरदस्त जो तुमको अच्छी गाली लगती है दे के देखना, बक के देखना उसके सामने, वो ऑब्वियस सी बात है तुमको आशीर्वाद दे के ही जाएगा, ठीक है। तो एवरी एक्शन, इसलिए न्यूटन साहब ने बोला है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मेले मुर्दे, गुड आफ्टरनून। चलो आज 11 का अपन बेसिक, बिल्कुल बेसिक, एकदम ही बेसिक लेवल का कंसेप्ट देखेंगे, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, फोर्स। क्या बोल रहे हैं? अब देखिए फोर्स में सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है फोर्स, ठीक है। मान के चलो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया, फोर्स लगाया। क्या लगाया? मान के चलो इस ऑब्जेक्ट का मास है m, अगर हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? क्योंकि ये पहले किस में था, रेस्ट में था, तो ऑब्वियस सी बात है जब फोर्स लगाएंगे ये क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा। जरूरी है कि मोशन करे? नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज उतना अगर क्या रहे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो बॉडी मोशन नहीं करेंगी, ठीक है। अभी ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ के चलो कि किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाए तो बॉडी मोशन करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही मान के चले कि कोई बॉडी हमारी क्या कर रही है, मोशन करके, मतलब मोशन परफॉर्म कर ही रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर फोर्स अब लग रहा है। ऐसा होता है? समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझे? कोई बॉडी अगर हमारी मोशन परफॉर्म कर रही है, फिलहाल क्या कर रही है, मोशन, तो क्या वो बॉडी, क्या उस बॉडी के ऊपर अभी फोर्स लग रहा है? ऐसा होता है क्या? ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। चलो, कोई बॉडी ऐसे मान के चलो कि इस बॉडी के ऊपर अभी, ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो क्या इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है क्या? तो फिर ये बॉडी मोशन करना चाहिए, बराबर है। तो पहले तो समझ के चलिए क्या होता है कंसेप्ट। तो देखिए, सबसे फोर्स लगने के बाद किसी बॉडी के ऊपर क्या होगा, तब जाके न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ देखेंगे, और हम लोग उसके बाद ये देखेंगे कि क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, किस तरह से इसके ऊपर इक्वेशंस परफॉर्म होंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, ठीक है। तो बॉडी मान के चलो यहां पे रेस्ट पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा है, ठीक है। इसके ऊपर का नेट वैल्यू, दैट इज नेट फोर्स की वैल्यू होती है बच्चों 0। मान के चलो कि एक हमारा कौन है, बंदा है यहां पे बैठा हुआ, जैसे कि कौन है अपना ब्रह्मा बैठा है, ठीक है। अब ब्रह्मा ने हाथ ऐसे इधर इस साइड में कर लिए, और इस साइड में एक क्या आ गई, ठीक है। अब मान के चलो ये है हमारी कौन, मलाइका। कौन है ये, मलाइका। और मान के चलो ये है हमारी कौन, ताराबाई है कि, या फिर मीराबाई, मीराबाई पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो एम से मलिका और एम से क्या, मलाइका, एम से कौन, मीनाबाई, दोनों भी पकड़ के इसको पकड़ के खींच रहे हैं, कौन से डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन पे। मान के चलो कि मीनाबाई ने फोर्स लगाया बेटा कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का, और मलाइका ने भी लगाया कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो मुझे बताइए ब्रह्मा जाएगा किधर, वहीं पे रहेगा। इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगा दिया जाए तो बॉडी मोशन करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहां पे दोनों भी बॉडीज क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जिसके वजह से ये बॉडी मोशन करना चाहिए थी, बट द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दोनों की डायरेक्शंस कैसे है, अपोजिट है। तो नेट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हम लोगों को पता है कि हमारा फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं F1 बार करता हूं तो F2 बार किस में लिखना पड़ेगा, माइनस में। वाई? बिकॉज इट हैविंग अ नेगेटिव डायरेक्शन, सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 10 - 10 = 0। सो आपका नेट फोर्स की वैल्यू 0 होने की वजह से ये बॉडी मोशन नहीं परफॉर्म कर रही। तो दिमाग में एक बात बिल्कुल फिट कर पकड़ के चलेंगे हम लोग, जब अभी बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू अगर 0 हो तो बॉडी क्या करेगी, रेस्ट में रहेंगी। सिमिलर केस, अगर कोई ट्रक, अगर आपका क्या करता है ड्राइवर या फिर बस ड्राइवर ने क्या किया, बस का एक्सीलरेटर बढ़ाया, सो अल्टीमेटली बस के ऊपर क्या करती है, इंजन काम करता है, लेकिन उस समय वो क्या करता है, एक्सेलरेटर को छोड़ दे। इसका मतलब इंजन ने काम करना उस समय क्या करता है, बंद कर देता है, उतना वो फोर्स नहीं लगाता। बट बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम हमारी बस या फिर ट्रक हमेशा उस समय क्या करती रहती है, चलती रहती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बार के फोर्स लगा दिए तो वो अनंत काल तक क्या होते जाएगी, चलते जाएगी। सो इसका मतलब ये समझ के चले सर कि कोई पत्थर पकड़ के अगर हम लोगों ने फेंक दिया या फिर बस को एक बार एक्सेलरेट करके छोड़ दिया तो हमेशा जाएगी। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए आइडियल केस में, लेकिन होता यह है कि 2 प्रकार के रेजिस्टेंसेस होते हैं। एक होता है टायर और हमारे रोड के बीच का फ्रिक्शन, और सेकंड होता है एयर रेजिस्टेंस, दैट इज बेसिकली फ्लूइड। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, व्हेनेवर देयर इज अ रेजिस्टेंस, दैट इज अ फ्रिक्शन, और इट मे बी फ्लूइड, बराबर, एयर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन पे, मतलब अगर ये बस इधर जा रही हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी धीरे धीरे वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करने लगेगी। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ टाइम,
हमारी बॉडी क्या होगी, रुक जाती है। लेकिन वही चीज अगर हम लोगों ने क्या किया, स्पेस में जाके किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के हम लोगों ने थ्रो किया बच्चों, तो क्या होगा, वो हमारी फिलहाल उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इनिशियल लेवल पे बढ़ती जाएगी। 0 से लेके मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड तक उसकी स्पीड बढ़ गई, हमारा फोर्स खत्म हो जाता है, क्योंकि फोर्स का काम ही है क्या करना, उसकी वेलोसिटी चेंज करना। और बाद में 10 मीटर पर सेकंड के बाद उसकी हमेशा अनंत काल तक क्या होगी, स्पीड कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड, अनटिल एंड अनलेस द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और यही होता है न्यूटन का कौन सा, फर्स्ट नियम। तो जब तक कोई उसको रोकेगा नहीं या फिर अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा नहीं, तब तक वो बॉडी हमेशा कांस्टेंट मोशन से चलती रहेगी। इसका मतलब यह है बच्चों कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, तो उसका मतलब यह है कि उस बॉडी के ऊपर अभी फोर्स नहीं लग रहा है। यह मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आप कोई स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट जाते हुए देखे कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, नहीं लगता है, उसके ऊपर फोर्स अभी लगा नहीं है। इनिशियल में लगा था, उसके क्या चेंज करने के लिए, वेलोसिटी चेंज करने के लिए। सो अल्टीमेटली हम लोग फोर्स का फार्मूलेशन डेवलप करेंगे। आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है फार्मूला। तो हम लोग बेसिक लेवल पे फोर्स का फार्मूला बनाते, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करे हम लोगों ने, फोर्स लगाया, दैट इज एफ। तो इसका मास होता है बेटा एम। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, और जितना इसमें क्या डेवलप करना है, एक्सेलरेशन डेवलप करना हो, तो उतना हम लोग फोर्स लगाएंगे। सो अल्टीमेटली दिस फोर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दैट बल। और ये बल का फार्मूला, दैट इज बल का फार्मूला बनता है इस बॉडी का मास एंड एक्सेलरेशन ए, दैट इज कॉल्ड बलमा। सो अल्टीमेटली दैट फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या बना, मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसका यूनिट होता है मास का, दैट इज केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग बोलेंगे न्यूटन, दैट इज डिनोटेड बाय एन। ओके, अब फोर्स क्या क्या चीजें करता है सर, फोर्स हमेशा याद रखना, फोर्स हमारे बॉडी का, ये फोर्स क्या करेगा, हमेशा हमारे बॉडी की वेलोसिटी या फिर स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करता है। स्पीड क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यही फोर्स को अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं, तो यही फोर्स हमारा क्या करता है, स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज भी करता है। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्लूइड का फोर्स, ये क्या करेगा, उसको डिक्रीज करवाता है। उसके बाद यही फोर्स याद रखना है, ये क्या करता है, फोर्स हमेशा याद रखना, ये बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इट कैन चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या करेगा, मोशन का डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे मान के चलो मैंने एक पत्थर को पकड़ के फेंक दिया, या फिर कोई हमारा मान के चलो कोई स्पेसक्राफ्ट जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन साइड में एक प्लैनेट है, जो प्लैनेट ने क्या किया, उसको इन्फ्लुएंस में ले लिया, जिसके वजह से वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस पुल वो अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। सो हमेशा याद रखना, ये फोर्स क्या करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और यही फोर्स हम लोगों ने, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था बेसिक लेवल पे। और ये फोर्स किसी भी बॉडी को क्या कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। ये डिफॉर्म करना या फिर डिफॉर्मेशन होना, मतलब क्या करना, उसकी शेप एंड साइज क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यही हमारे बेसिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, फोर्स के। बट अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगे, तो इस तरह की चीजें होने के चांसेस बहुत क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, याद रखना। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन के फर्स्ट नियम की तरफ, जो मैं अभी लिख के नहीं दूंगा, लेकिन हम लोगों को सबको याद होना चाहिए। व्हाई, बिकॉज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, इज एक्चुअली वी हैव डिस्कस इन द लोअर स्टैंडर्ड। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है बेटा, कौन सा होता है, दैट एवरी एक्शन, ये होता है कि एवरी एक्शन नहीं, कौन सा होता है, whenever the body is in a state of rest or is in a state of motion until and unless the external unbalanced force acts on it। कोई भी बॉडी अगर आपके क्या कर रही हो, मोशन परफॉर्म कर रही हो या फिर रेस्ट में हो, वो तब तक अपना कंडीशन या फिर अपना स्टेटस वो क्या करेगी, मेंटेन करेगी, जब तक वो बॉडी के ऊपर क्या ना लगी, नहीं मिला, थैंक यू, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। अब ये एक्सटर्नल अनबैलेंस का मीनिंग समझ के चलो, कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो अभी रेस्ट में बैठा है, तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये बॉडी मोशन में नहीं जाएगी। या कोई बॉडी पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन में हो और किसी बॉडी ने उसके ऊपर फोर्स ना लगाया, तब तक वो रेस्ट में नहीं आएंगी। कोई फुटबॉल आ रहा हो, जब तक आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाते तब तक वो रुकेगा भी नहीं, बराबर है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस फोर्स। कैसा होना चाहिए, कोई प्लैनेट अगर यहां पे कोई पत्थर या फिर एस्टेरॉइड जा रहा हो इस डायरेक्शन पे, इधर एक प्लैनेट है, इधर एक प्लैनेट इस तरह से, और इधर एक प्लैनेट है, दोनों ने भी सेम फोर्स लगाया, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या बनता हो, सेम। सो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, अनबैलेंस फोर्स होगा क्या, नहीं होगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा, उसी तरह से पकड़ के चलिए। तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के ऊपर किसी भी तरह का फॉर्मुलेशंस नहीं बनता, जिसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, ये कंसेप्ट बेसिस हमारा स्टेटमेंट होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, हाँ, ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ में हम लोग एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी रहते हैं बेसिकली। ठीक है,
अब हमको ये पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि सेकंड लॉ को क्या बोला जाता है। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये उन्होंने बोला है स्टेटमेंट। आई होप सबको लीनियर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं लीनियर मोमेंटम क्या है। पता है आपको लीनियर मोमेंटम? डोंट नो आप लोगों को लीनियर मोमेंटम नहीं पता, ठीक है। चलो चलो दो मान के चलो, एक ट्रक है, क्या है, एक ट्रक ड्राइवर, ठीक है, जिसका मास मान के चलो, मास ऑफ ट्रक इज इक्वल टू दैट इज 10,000 किलोग्राम का पकड़ के चलो, ठीक है। और उसका दोस्त है बेटा कौन सा, एक साइकिल पे बैठा हुआ है इस तरह से, दोनों जो दोस्त है बात करते 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 आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज मास ऑफ साइकिल। और आसपास इसका है 100 kg, इसका एक रफली हम लोग मास पकड़ के चलेंगे। दोनों दोस्त है, दोनों एक में के साथ अच्छे से बातें करते हुए आगे निकले, और आगे निकलते हुए इसका मतलब अगर ये दोनों भी सामने के डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी ऑफ ट्रक मान के चलो अगर 20 मीटर पर सेकेंड हो तो वेलोसिटी ऑफ साइकिल भी 20 मीटर पर सेकेंड है। दोनों दोस्त है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। मान के चलो कि कहीं आगे जाके यहां पे क्या आया, एक वॉल आई, और वॉल को जाके अगर दोनों टक्कर मारेंगे, वहां पे जाके वो क्या करेंगे, स्ट्राइक होंगे, कोलाइड होंगे। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस वॉल के ऊपर किसका पड़ेगा, जबकि दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम है। तो किसका होगा, कौन से ट्रक का ज्यादा होगा। ये मोशन देखो, दोनों भी सेम वेलोसिटी से मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मोशन की वैल्यू बढ़ाने का काम कौन सी क्वांटिटी यहां पे कर रही है, ये कर रही है मास। इसका मतलब हम लोग ये पकड़ के चले कि किसी भी मोशन को वैल्यू प्राप्त करने का काम मास करता है। ये बात समझ में आई। चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यदि हम लोग उसी साइकिल वाले कंसेप्ट को, आदमी को लेके चलेंगे, ठीक है, इस पे ऊपर बैठ के वो चल रहा है, जिसका मास मान के चलो कितना, 100 kg है, लेकिन हम लोगों ने एक बुलेट ली और बुलेट को फायर किया, जिसका मास, दैट इज मास ऑफ बुलेट इज रफली 0.1 kg, ठीक है। और सेम उतने ही डिस्टेंस पे जाके अगर वो कोलाइड होते हैं, देखो यहां पे हमको पता है कि बुलेट बहुत ज्यादा हाई स्पीड से जाता है और यहां पे आपकी साइकिल जो है वो थोड़ी सी धीरे जाएगी। अब मुझे जाके बताइए कि अगर दोनों भी जाके अगर स्ट्राइक करेंगे तो इस वॉल के ऊपर उस मोमेंट पे कौन ज्यादा इंपैक्ट करेगा, बुलेट करेगी। यस, ऑब्वियस सी बात है, बुलेट ज्यादा करेगी, साइकिल जाके वहां पे साइकिल वाला ही गिर जाएगा। सो अल्टीमेटली यहां पे उस मोशन को कौन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जबकि मास बहुत ज्यादा कम है, तो कौन है, इसकी वेलोसिटी। तो अब एक केस में आप ऐसे बोल रहे हो कि सर मोशन को मास की वजह से वैल्यू प्राप्त हुई है, और सेकंड केस में उसके वेलोसिटी के। लेकिन सोचिए कि अगर जितनी बुलेट की वेलोसिटी उतनी ही वेलोसिटी अगर मैंने किसको दे दी, ट्रक को दे दी, तो सोचो कि जितना बुलेट उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं बनाएगा, उससे कहीं ज्यादा, कितनी 10 गुना ज्यादा, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा इंपैक्ट कौन बनाएगा, ट्रक बनाएगा। इसका मतलब यह है कि मोशन के वैल्यू को, मोशन के चीज को वैल्यू प्रोवाइड करने का काम दोनों भी करता है। एक होता है उस ऑब्जेक्ट का मास, और सेकंड चीज उसकी, अगर बुलेट अगर किसी भी गन में बैठी है, उसके पास वेलोसिटी नहीं, तो उसके पास मोशन ही नहीं है, तो उसको वैल्यू कितनी बनी, उसकी मोशन की वैल्यू 0 बनी। सो अल्टीमेटली उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। व्हाई, बिकॉज बोथ द बॉडीज और ऑल 3 बॉडीज आर गोइंग इन अ स्ट्रेट वे, स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट एज अ लीनियर मोमेंटम। बट व्हेनेवर वी विल डिस्कस द रोटेशनल डायनामिक्स, देन वी विल इंट्रोड्यूस द एंगुलर मोमेंटम आल्सो। Okay, so here the linear momentum is basically denoted by capital P. It is nothing but the product of the mass of an object and velocity. It is called linear momentum, and ultimately we can write down the unit for the mass as well as velocity, that is kg, and velocity is for meter per second. So ultimately kg meter per second, we can't call it as a Newton. Why? Because we know that the value of Newton, what is the meaning of Newton? kg meter per second square. तो ये बना है kg मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग न्यूटन नहीं बोल सकते, याद रखिए ये बना आपका मोमेंटम। ये बात समझ में आई। ये है आपका लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय कैपिटल L, सो इट विल डिस्कस इन अ रोटेशनल डायनामिक्स ओनली। ओके, अब देखिएगा यहां पे मैं आपको ये सारी चीजें भूल जाइए, मैं सभी कुछ रफ कर लेता हूं, और यहां पे एक चीज आपके सामने रखता हूं कि मान के चलो ये दोनों दोस्त थे, साइकिल वाला और ट्रक वाला, दोनों भी बातें करते हुए जा रहे थे आगे। साइकिल वाले ने बोला मैं अलविदा लेता हूं दोस्त, आगे जो है बहुत मैं नहीं आना चाहता, मेरी कैपेसिटी खत्म हुई, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। ट्रक वाले का रास्ता आगे है, ट्रक वाला आगे निकला। तो ऑब्वियस ही बात है साइकिल वाले के लिए ट्रक वाले ने स्पीड अपनी कम रखी होगी। अब मान के चलो कि यहां पे मैं देखता हूं, यहां पे देखता हूं और यहां पे देखता हूं, 3 में यानी फेजेस लिए। हर मोमेंट पे आपको बताना है क्या क्या होने वाला। यहां पे स्पीड है बेटा कितनी, 20 की, यहां पे 40 की, यहां पे 60 की। द मास विल बी कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बट व्हाट अबाउट द वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो रहा है, ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है,
वाई बिकॉज इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, अभी बढ़ रही है। तो मुझे बताइए एट एवरी मोमेंट उसका इंपैक्ट जो होगा वो किसके ऊपर, उस वॉल के ऊपर, तो उस मोशन की वैल्यू बढ़ेगी या घटती जाएगी? मोशन की वैल्यू बढ़ रही है बिकॉज द वेलोसिटी इज इंक्रीजेस। वेलोसिटी बढ़ेगी तो लीनियर मोमेंटम उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लीनियर मोमेंटम का ही मतलब क्या, उस मोशन की वैल्यू को कुछ क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। किसके वजह से बढ़ रहा है, मास के वजह से बढ़ रहा है या वेलोसिटी की वजह से? तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं डेल्टा पी, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। सो दोनों भी साइड को मैंने डेल्टा लगाया बेटा, डेल्टा एम इंटू वी चलेगा, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा पी की वैल्यू मुझे बताइए इसमें से कांस्टेंट कौन है, मास कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो मास को हम लोग बाहर लिखेंगे, हम लोग डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, नो डाउट। दोनों के साइड में हम लोग क्या लगाएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा पी विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, एम आई राइट? द मोमेंटम इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो अल्टीमेटली दैट एम इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इधर भी डेल्टा टी लगाना पड़ेगा। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, दैट इज एक्सेलरेशन। क्या ये? तो क्या मैं इसको m इंटू ए ऐसे लिखूं, तो ये क्या बना आपका डेल्टा p बाय डेल्टा टी। सो अल्टीमेटली यू कैन से दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, व्हाट यू विल डिस्कस इन अ स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर, व्हाट इज दिस m इंटू ए मतलब क्या बना, फोर्स बना। तो क्या मैं ऐसे लिखूं दैट फोर्स इज नोन एज डेल्टा p बाय डेल्टा टी, और समटाइम्स वी कैन राइट डाउन इट एज अ dp बाय dt। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स, दैट इज चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यू कैन टैली by write down the unit for this delta p by delta t. What is the unit for delta p? That is change in momentum, that is kg meter per second. Okay, नीचे क्या है यहाँ पे, डेल्टा टी मतलब सेकंड, सेकंड नीचे है, that is kg meter per second into second is second square. And what is the meaning of kg meter per second square? That is न्यूटन। बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। समटाइम्स दिस फार्मूला, इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं, दैट f इज इक्वल टू डेल्टा पी मतलब क्या होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय टाइम को हम लोग T लिखेंगे, दैट इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। इनिशियल टाइम हम लोग जनरली 0 लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे, व्हाट इज द P फाइनल, दैट इज मास V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो मास को हम लोगों ने कॉमन निकाला, V फाइनल माइनस V इनिशियल बाय T। इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ इस इक्वेशन को जस्टिफाई करता है कि व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी बॉडी, इट विल चेंज the momentum with respect to time, or whenever the body changes its momentum, linear momentum with respect to time, it means that the body under the applying force, या फिर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया गया है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो इसके ऊपर स्टेटमेंट तो हमको लिखना नहीं है, हमको हमारे इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है, सबको समझ में आया क्या है मोमेंटम और क्या हो सके सेकंड लॉ, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ, ध्यान देना बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड लॉ? थर्ड लॉ आई होप सबका फेवरेट और सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें लिरिक्स जुड़ता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। किसी भी चीज को, अगर कोई भी चीज अगर एक्शन करके देखो तो रिएक्शन मिलेगी। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि सर ये कौन से बेसिस पे न्यूटन साहब ने ये थर्ड लॉ बनाया, तो आपको अगर एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो जब अपनी बैच खत्म हो जाती है तो आप लड़कों ने एक बार किसी लड़की की क्या बोलते हैं, बाल पकड़ के खींच के देखना, या फिर लड़कियां कभी जो है पेन्स पकड़ के लड़कों को एक बार क्या बोलते उसको घुसाड़ के देखना, ठीक है। तो उसके पीठ को अगर जोर से करोगे तो अगर किसी लड़के को या किसी लड़की को कभी कभी जिंदगी में अगर वो गाली भी नहीं दिया होगा, तो वो ऑन स्पॉट वहां पे गाली वो इन्वेंट करेगा और आपको देके रहेगा, बराबर है। तो ये इसका मतलब है कि अगर आप एक्शन करते तो रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ये बात समझ में आई? तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। से कितने एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप क्लास के बाहर किसी राह चलते आदमी को अगर एक बार तुम काम करके देखो, उसके टपली मार के देखो तो आपको रिएक्शंस मिलेगा, ठीक है। नहीं तो जाते जाते अचानक से किसी अनजाने राह पे चलते हुए किसी आदमी को बोल के देखो, बेटा कुछ गाली दे के देखो, वो रिएक्शन देगा, तो वो तो प्यार से तेरे साथ बात नहीं करेगा, गांधी जी थोड़ी है, बराबर है ना। तुम जबरदस्त जो तुमको अच्छी गाली लगती है दे के देखना, बक के देखना उसके सामने, वो ऑब्वियस सी बात है तुमको आशीर्वाद दे के ही जाएगा, ठीक है। तो एवरी एक्शन, इसलिए न्यूटन साहब ने बोला है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हो सकता है न्यूटन साहब के साथ भी वैसा कोई इंसिडेंस हुआ होगा, तभी जाके न्यूटन का थर्ड लॉ बना है। किसी बाल खींचे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एवरी एक्शन एंड देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो इसके ऊपर क्या चीज होती है, ठीक है, समझ लीजिए। अब मान के चलो कि इसी कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट और इसका है बेटा क्या, मास। अब ये किसी भी प्लैनेट के ऊपर रखे, मैक्सिमम केसेस 90% केसेस जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग
अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऐसे हम लोग मान के चलेंगे। तो नीचे जो हमारी धरती माता बैठी है, इसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, और ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, अब जब ड्रॉ करेंगे तो इससे क्या बनता है, वेट बनता है, और ये वेट की वैल्यू, दैट वेट इज बेसिकली, अगर मैंने किसी को पूछा कि तुम्हारा वेट क्या है, तो आप बोलते हो कि 40 kg है। क्या है, 40 kg। सो आप वो बेसिकली 40 kg वेट बता रहे हो। kg जो होता है वो किसका यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है। तो जब आपको वेट पूछा जाता है, ये वेट बेसिकली होता है इस बॉडी का मास और उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बेसिकली हम लोग रफली इसको 9.8, उससे भी ज्यादा रफली हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चलते हैं। तो यदि हमारे पास मास की वैल्यू मान के चलो 10 kg हो, तो हम लोग W की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, दैट M इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 10, G की वैल्यू 10, तो ये कितना बना, 100 न्यूटन। अब ये न्यूटन क्यों बनता है, अगर मैं मास का यूनिट देखता हूं kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट देखता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोगों ने पहले ही कहीं पे देखा है, दैट इज फोर्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन, जिसके वजह से हम लोग इसी को बोलेंगे न्यूटन। तो वेट बेसिकली क्या है, वेट हमारा होता है फोर्स, और कौन सा फोर्स है, जो ग्रेविटी जो क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, किसके लिए, फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखिएगा कभी मास जीरो नहीं होता है, वेट आपका जीरो हो सकता है। किसी ने आपको पूछा, तुमको मैं चैलेंज देता हूं कि तुम्हारा वेट अभी के अभी कम करके दिखाओ, जीरो करके दिखाओ, तो आप भागना शुरू करोगे, तो उसका आप उससे क्या होगा, आपका फैट कम होगा, वेट तो कम होगा, मास भी कम होता है, बराबर है ना। लेकिन आपको मैंने पूछा वेट जीरो करके दिखाओ बिना मास कम करते हुए, तो आप क्या करोगे, मास को कम नहीं करना, वेट को जीरो करना, मतलब जी की वैल्यू क्या करोगे, जीरो करोगे। तो क्या करना है, कम से कम 50-60 करोड़, 1 करोड़ लेके चले, 100 करोड़ लेके चले जाओ एलन मस्क की तरफ, और उनको बोलना स्पेसएक्स के आपके यान में बिठा के हमको भेज दीजिए, कहां पे, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बने, जीरो बने। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत सस्ते में हो जाता है, 100-200 करोड़ में आप लोग चले जाओगे, जी की वैल्यू बनेगी जीरो, 0 इंटू एम इज इक्वल टू 0, सो वेट क्या बन गया, जीरो। तब जाके हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं, आहा हा, मैं क्या फील कर रहा हूं या कर रही हूं, वेटलेस फील कर रहा हूं। तो आपको जिंदगी में इतना अच्छा लगेगा, वहां पे जाके आपको लगेगा कि क्या मैं ऐसा कोई गीत गाऊं जो क्या गुनगुनाऊं, अगर तुम कहो, तो वहां पे जाके मस्त जिंदगी जी लेना, क्योंकि आपके बॉडी का जो वेट है वो कितना बन जाएगा, जीरो। आपके दिमाग का पूरा जो खर्चा है, वो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर का लोड जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वेट क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। तो आई होप आपको वेट कैसे निकाले समझ में आया है। सो रिमेंबर वन थिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट लग रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, हम लोग ऐसे मान के चलेंगे। यहां तक समझ में आया, ओके। देन द नेक्स्ट केस इज दैट, अब इसके ऊपर अगर वेट लग रहा है मतलब ही फोर्स लग रहा है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो वो नीचे के डायरेक्शन पे एक्सेलरेट करना चाहिए। बट रिमेंबर वन थिंग कि ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, सर जाना तो चाहिए। आप भी बैठे हो टेबल के ऊपर, बेंचेस के ऊपर, मैं भी खड़ा हूं यहां पे इस डायस के ऊपर, तो मेरे ऊपर या फिर आपके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स पुल लग रहा है नीचे के डायरेक्शन पे, जिसके वजह से हम लोग इसको बोलेंगे, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो क्या हम लोग नीचे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपने सरफेस पे बैठे हैं, और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वी ऑल आर इन रेस्ट, रेस्ट इन पीस नहीं है, हम लोग रेस्ट में बैठे हैं। ठीक है, तो हम लोग कहां पे बैठे हैं, रेस्ट में बैठे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब लोग ये कौन सी कंडीशन अचीव हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो, जो मैंने स्टार्टिंग में किसके लिए, मीराबाई और मलाइका दोनों के बारे में बोला था। अगर ये वाला फोर्स अगर 100 न्यूटन का हो और ये भी कितना हो, 100 न्यूटन, तभी जाके बॉडी रेस्ट में होती है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नीचे के डायरेक्शन पे 100 न्यूटन लग रहा है, इसका ही एग्जैक्ट मीनिंग ये होगा कि ऊपर के डायरेक्शन पे क्या लगेगा, एग्जैक्ट लगेगा फोर्स, और इसी को हम लोग बोलेंगे आर। सर ये आर क्या है, तो ये आर की वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है सर, अब बताइए इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, तो मैं बहुत इजीली बोल सकता हूं इस आर की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, एग्जैक्टली 100 न्यूटन ही होनी चाहिए। क्योंकि अब देखिएगा इस बॉडी के ऊपर नीचे के डायरेक्शन पे 100 न्यूटन, ऊपर के डायरेक्शन पे 100 न्यूटन लग रहा है, और दोनों के फोर्सेस क्या हो गए, कैंसल आउट। दैट्स वाई ये बॉडी अभी किस में है, रेस्ट में है। बात समझ में आई। अगर ये सरफेस उतना क्या नहीं होता, उतना ज्यादा कैपेबल नहीं होता 100 न्यूटन देने के लिए, तो हम लोग ये ऑब्जेक्ट नीचे आपको या फिर सरफेस को तोड़ के नीचे जाते हुए आपको नजर आया होता। जैसे अगर आप बेंचेस पे बैठो, ये बेंच मजबूत है, अगर किसी का मास 10 kg है, उसका वेट 100 न्यूटन है, इसका मतलब आपका बेंच आपके ऊपर कितने का रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 न्यूटन का रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स ऑल। यहां तक समझ में आया। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ द सेकंड कीज इज दैट व्हाई वी कॉल इट एज अ सर नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग
ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल सादा सुदा एकदम इस तरह का नहीं है मीनिंग। नॉर्मल का मीनिंग होता है व्हाट इज द नॉर्मल लाइन, दैट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। सो रिमेंबर वन थिंग, किसी भी नॉर्मल रिएक्शन की लाइन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ग्रेविटी नहीं प्रोवाइड कर रही, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, याद रखना। आप सरफेस के ऊपर क्या लगाए, एक्शन लगाए, तो सरफेस टेबल का सरफेस क्या करेगा, रिएक्शन देगा। ये बात समझ में। अब आगे हम लोग बढ़ते इसी कंसेप्ट को आगे लेके जाएंगे। मान के चलो बच्चों कि यहां पे मैंने एक इंक्लाइन सरफेस लिया लाइक दिस, क्या लिया हम लोगों ने, और इंक्लाइन सरफेस का ये एंगल है थीटा, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा है इस तरह से। मैंने बोला इसका भी मास कितना है, 10 किलोग्राम। तो हम लोग सबसे पहली तो चीज क्या करेंगे, जब भी इस तरह का कोई भी कंसेप्ट दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वेट निकालेंगे विच इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड इसलिए हम लोग बोलते हैं, वाई, बिकॉज ये जो फोर्स लगता है विच इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और सेंटर ऑफ अर्थ किधर है, कोई भी सरफेस कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो उसका सेंटर किधर, जो नीचे लगाएंगे तभी दो के टूवर्ड द सेंटर होता है। ठीक है, तो इसका वेट मैंने निकाल लिया, W इज इक्वल टू m इंटू जी, एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, दैट इज कॉल्ड 100 न्यूटन। ओके, अब बताइए सर इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, तो अब मैं आपको पूछा R की वैल्यू बताइए, तो आपके मन में आया होगा कि सर मैं ऐसे करूंगा, सीधा R की वैल्यू मैंने लिखा 100 न्यूटन, विच इज अ रॉन्ग। क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट्स व्हाई हम लोग ये R की वैल्यू इस डायरेक्शन पे निकालेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए ये लाइन कितनी बनी, 90, और ये क्या बनेगा हमारा R बनेगा। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग यहां पे ध्यान देना, R की वैल्यू 100 लिख सकते हैं क्या, तो बच्चों हम लोग R की वैल्यू 100 नहीं लिख सकते। वाई, बिकॉज इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, दिस रेड लाइन एंड एज वेल एज दिस ब्लू लाइन आर इन लाइन ऑफ एक्शन, दिस टू लाइन्स आर, दिस टू फोर्सेस आर इन लाइन ऑफ एक्शन। ये दोनों भी किसमें है, लाइन ऑफ एक्शन में है, दोनों भी एक सीधे सीधे लाइन में। जैसे हम लोगों ने मलाइका और मीराबाई के बारे में देखा था, बोथ फोर्सेस आर इन लाइन ऑफ एक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बट नाउ हियर इन दिस केस द R as well as W are is not in a line of action, they are not aligned to each other, okay, aligned in same line, या ऐसा नहीं केस है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, W को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। वाई, बिकॉज यही जो W है ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर फोर्स लगाने के लिए मजबूर कर रहा है, एज वेल एज इसको स्लाइड करवाने के लिए भी काम करवा रहा है। कैसे, अगर मैं एक सिंपल सा यहां पे उस बॉडी को एक सिंपल सा स्टोन मान लो और इसको पकड़ के नीचे एक रोप से खींचू, कितने W फोर्स से, और इस डायरेक्शन पे खींचू R फोर्स से, तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा किधर। एक सिंपल सा एक आपको फील आता है कि सर अगर हम इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये इस डायरेक्शन पे जाएगा, बराबर है। सिमिलर केस यहां पे भी हो रहा है, अगर आप अच्छे से ध्यान से देखो, अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो ये इजीली क्या करेगा, इस डायरेक्शन पे मूव करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स और द फोर्स बाय विच दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट यहां पे एक याद रखना है, ये जो वेट है इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व, जिस फोर्स से ये जाएगा। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेट ही वो फोर्स है जो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है इस ऑब्जेक्ट को नीचे जाने के लिए। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस वेट इन टू कंपोनेंट्स, एंड वी नो दैट whenever we are making the two components or develop the two components, these two components always perpendicular to each other. That's why this one component, this another component, both are perpendicular to each other. Am I right? Now suppose this is W, so this is theta. What is this is 90, so ultimately this become 90 minus theta. ये अगर 90 माइनस थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर लाइन के साथ भी एंगल ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री कर रहे हैं, ज्योमेट्री सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती पेपर में, बस याद रखना कैसे उसको लिखा जाता है। तो ये 90 माइनस थीटा बना, टोटल कितना है 90 में से 90 माइनस थीटा गया तो ये बचा कितना, थीटा बनेगा, कितना बनेगा, थीटा। अगर ये थीटा बना तो थीटा का एडजेसेंट वाला होता है W cos थीटा, जैसे अगर F होता तो F cos थीटा, तो ये W तो W cos थीटा। थीटा का अपोजिट वाला होगा W sin थीटा, बट यहां पे हम लोग नहीं लिखते, वाई, बिकॉज वेक्टर लाइन कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, दैट्स व्हाई वी राइट डाउन लाइक दिस, दैट W sin ऑफ थीटा, और W की वैल्यू होती है mg, आप इसको mg cos थीटा भी बोल सकते हो और इसको हम लोग mg sin थीटा भी बोल सकते हैं। तो याद रखना है हमेशा, कभी भी इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट दिखे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। पहले तो निकालेंगे क्या, W, और W के बाद हम लोग ये बनाएंगे mg cos थीटा, ये बनाएंगे mg sin थीटा। सीधा यहां पे ये ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने की, सॉरी ज्योमेट्री इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा R के साथ कौन लाइन ऑफ एक्शन पे दिख रहा है, यस, R के साथ अभी लाइन ऑफ एक्शन में
W cos थीटा है, फिर mg cos थीटा दिख रहा है। अगर मैंने बोला थीटा की वैल्यू अगर मान के चलो 37 डिग्री, m की वैल्यू मैंने ली ऑलरेडी कितना 10 kg, W की वैल्यू कितनी बनी 100 न्यूटन, तो मुझे बताइए mg की वैल्यू कितनी है 100 इंटू कॉस 37 इज हाउ मच 4/5, सो अल्टीमेटली दैट 100/5 इज हाउ मच 20 इंटू 4 इज हाउ मच 80 न्यूटन। कितना बनेगा 80 न्यूटन। कितना बनेगा 80 न्यूटन। सिमिलर mg sin थीटा, mg इज हाउ मच 100 इंटू साइन 37 डिग्रीज 3/5, सो ये बनेगा आपका कितना 60 न्यूटन। अगर मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछता हूं बताइए आर की वैल्यू कितनी, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं नाउ सर आर इज इक्वल टू 80 न्यूटन। वाई? बिकॉज दिस 80 इज इन अ लाइन ऑफ एक्शन विथ आर। सो अभी आर की वैल्यू बनी 80 न्यूटन। और मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछा बाय विच फोर्स, बाय हाउ मच फोर्स दिस बॉडी इज गोइंग टू बी स्लाइड, और आपके पास तीन फोर्सेस है, 80 न्यूटन, 100 न्यूटन, 60 न्यूटन। कितने फोर्स से हमारी बॉडी नीचे के डायरेक्शन पे स्लाइड कर रही है 60 न्यूटन। ओके, सो अल्टीमेटली दिस फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच दैट 60 न्यूटन बाय विच दिस बॉडी इज sliding in a downward direction. So if suppose we are going to ask, anyone ask you the question that what is the acceleration, then what is you know that what is the value of force? Mass into acceleration equals to 60. So what is the mass of this particular body? That 10 into A is equals to 60. So A becomes how much 6 meter per second square. आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखना तीसरे लॉ से, थर्ड लॉ से हम लोग यही सीखते हैं कौन सी चीज कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वो एक्शन प्रोवाइड करेगा सरफेस। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू W के बराबर बने, W तभी बनेगा जब उसके किसमें हो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑब्जेक्ट हो। लेकिन जैसे मान के चलो मैंने इस तरह से ऑब्जेक्ट एक सरफेस लिया है, यहां पे ऑब्जेक्ट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से होगा। इस तरह से मैंने कोई सरफेस लिया अलग अलग इंक्लाइन एंगल में, और यहां पे हम लोगों ने क्या रखा एक फुटबॉल रखा, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन होगा R1, ये सेकंड रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड R2। बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखना कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इस तरह से आपके ऊपर फिर हम लोग जब इसको एक्सटेंडेड मैनर में एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इससे आगे हम लोग जाएंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इलिस्ट्रेशंस बनाएंगे और उसको जाके हम लोग पढ़ेंगे। सो ये रहा ओनली एंड ओनली बेसिक कंसेप्ट किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या सीखा पूरा समराइज करके चलेंगे। व्हाट इज द फोर्स? इट इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन बना फोर्स का, दैट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और डीपी बाय डीटी भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे न्यूमेरिकल्स। हम उसको क्या करेंगे मॉडिफाई करेंगे। व्हाट इज द मोमेंटम? दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद हम लोगों ने देखा नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और नॉर्मल रिएक्शन के तरीके निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है ये हम लोगों ने निकाला, और उससे हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सर फिर ये आर निकालने से हमको क्या फायदा है? ये तब फायदा आता है जब हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन में हम लोग लिखेंगे दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। व्हाट इज दिस म्यू? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये दो तरह के हो सकते हैं, और आर मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो जब हमको आर ना पता हो तब जाके हमको फ्रिक्शनल फोर्स नहीं निकाल सकते, और तब जाके हम लोग फोर्सेस के रिजोल्यूशन में या फिर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट में जाके दिक्कत जाती है। तो आर निकालना आना चाहिए आपको, और इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।